लास्ट वीडियो में हम आपको बताए थे रिगार्डिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन। अब हम देखेंगे जो डिफ्यूजन हो रहा है सबसे पहले कहाँ पे हो रहा है। तो सेकेंड स्टेप में हमने देखा कि जो डिफ्यूजन हो रहा है वो हमारा बिटवीन द एल्वियोलाई एंड उसके बाद बिटवीन द ब्लड में हो रहा है ना। एल्वियोलाई से डिफ्यूज करके आपका ऑक्सीजन ब्लड में आ रहा है एंड ब्लड में जो एक्स्ट्रा CO2 है वो डिफ्यूज करके वहाँ से एल्वियोलाई की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेंगे। ये आपका बेसमेंट से लाइन होगा। ये जो आपका एल्वियोलाई है दिस विल बी लाइंड बाय सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, है ना। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम हम आपको बताए थे, याद करिए ह्यूमन टिश्यूज में कि जहाँ पे भी एक्सचेंज होता है वहाँ पे एकदम आपको पतला सरफेस चाहिए होता है। उस पतले सरफेस के लिए हमेशा जहाँ पे भी एक्सचेंज होगा आपका सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ही प्रेजेंट होगा, है ना। उसी तरीके से ब्लड वेसल्स का भी एंडोथेलियम इट इज लाइंड बाय सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, है ना। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो ब्लड वेसल्स को लाइन करता है उनको हम क्या बोलते हैं, उनका स्पेशल नेम वाज एंडोथेलियम, है ना। उनका स्पेशल नेम वाज एंडोथेलियम। इनके बीच में ब्लड वेसल से आपको पता है आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब कि ब्लड वेसल्स के अंदर ही आपका ब्लड फ्लो करता है। तो ब्लड वेसल्स के अंदर आपका RBC रहेगा, है ना। देयर विल बी रेड ब्लड सेल्स, रेड कलर का ब्लड सेल्स हम बना लिए, है ना। चलिए तो ये तो आपका सबसे पहला देखिए यहाँ से यहाँ पे आपका ऑक्सीजन आया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, लेकिन सिंस ही यूज्ड ब्लड यहाँ पे आ रहा है, इम्प्योर ब्लड जाता है लंग्स के बाद प्यूरिफिकेशन के लिए, है ना। तो इस ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है आपका बाहर एल्वियोलाई, तो एल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है, ठीक है। तो अब देखो ये ऑक्सीजन को डिफ्यूज करके ब्लड के अंदर आना है। वो ब्लड है कहाँ, वो ब्लड आपका ब्लड वेसल्स के अंदर है। तो ऑक्सीजन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या क्रॉस करना पड़ेगा। सबसे पहले उसको एल्वियोलाई का एपिथेलियम क्रॉस करना पड़ेगा, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। फिर इन दोनों के बीच में जो सब्सटेंस होगा, जो भी चीज़ होगा उसको क्रॉस करना पड़ेगा। फिर फाइनली एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल को भी क्रॉस करना पड़ेगा। जब ये तीनों लेयर को क्रॉस कर देगा तब फाइनली वो ऑक्सीजन आकर के ब्लड में आपका चला जाएगा। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी है। कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से निकल के एल्वियोलाई तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एंडोथेलियम क्रॉस करना पड़ेगा। फिर आपका ये इनके बीच का जो सब्सटेंस है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। फिर फाइनली लंग का जो या एल्वियोलाई का जो लाइनिंग है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये तीनों को मिला के जिसको क्रॉस करके ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में एक्सचेंज हो पाते हैं उसको हम बोलते हैं मेरा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ठीक है। उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो लिखो, है ना, ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन भी कहते हैं, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ठीक। लिखो कि अब हेडिंग दो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किस किस चीज़ से बना होता है ना। तो सबसे पहले सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम लाइनिंग द एल्वियोलाई, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम लाइनिंग द एल्वियोलाई, है ना। सेकेंड में लिखो एंडोथेलियम ऑफ
blood vessels, है ना. This is simple squamous epithelium lining the alveoli. This is endothelium of blood vessels. And third is basement substance. Basement substance कुछ नहीं है, substance between the alveolar lining and the endothelial lining. उनके बीच का जो substance हो गया that is basement substance, है ना. ये तीन चीज़ मिला करके रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनाता है आपका, और इसी के थ्रू आपका ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है. ठीक है, तो अब आप पूछोगे मैम एक्सचेंज हो रहा है तो इसका थिकनेस एकदम कम होना चाहिए, हम लोग तभी जाने कि मेरा डिफ्यूजन होने के लिए एक फैक्टर जो अफेक्ट करता है उसको वो क्या है, वो है आपका थिकनेस. तो ये जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनता है इसका थिकनेस इज जस्ट 0.2 मिलीमीटर. देखे स्केल में 1 मिलीमीटर कितना सा होता है, उसका भी और 10 पार्ट्स में डिवाइड करके सिर्फ उसका 2 पार्ट्स ना 0.2 mm के जितना ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का आपका थिकनेस होता है. ठीक है ना. और इसके बाद इसके साथ ये जो एल्वियोलाई इतना फैला हुआ है इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होना चाहिए. इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होना चाहिए. तो सरफेस एरिया अगर सारा एल्वियोलाई का मिला दे तो दैट इज 80 मीटर स्क्वायर. आप एनसीईआरटी पढ़ कर आए क्लास में, है ना. दैट इज 80 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो ये आपका रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हो गया. अब हम थोड़ा सा आते हैं, आपका एक टेबल दिया है ना, टेबल 17.1 ऑन पेज नंबर 272 ऑफ योर एनसीईआरटी, एकदम नीचे में, है ना. उसमें आपका पार्शियल प्रेशर दिया है आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना. तो पहला 3 में देखो, सबसे पहले है हम ऑक्सीजन की बात करें, O2 की बात करें. तो O2 में देखो एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना रहता है, जो नॉर्मल यहाँ पे एयर है एटमॉस्फेरिक एयर, उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर रहता है 159. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है मेरे एल्वियोलाई. एल्वियोलाई में ऑब्वियसली ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए, तभी तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से डिफ्यूज करके एल्वियोलाई तक आएगा. अगर एल्वियोलाई में ज़्यादा हो गया या इक्वल हो गया तो ऑक्सीजन क्यों बाहर से अंदर की तरफ डिफ्यूज करके आएगा, है ना. ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में कम होगा तभी तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेकर के मेरे एल्वियोलाई में आएगा. तो एल्वियोलाई का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है 104. तो ऑब्वियसली 159 104 से ज़्यादा है, तो हमेशा ऑक्सीजन क्या होता है एटमॉस्फेयर से मेरे एल्वियोलाई के अंदर आता है. तो एल्वियोलाई के अंदर जैसे ही आया ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे 104 mmHg हो गया, है ना. अच्छा, कभी भी पार्शियल प्रेशर कोई पूछे तो सिर्फ 104 सिर्फ 159 ऐसे नहीं बोलना, उसको बोलना मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी. mmHg मतलब कि mm फॉर मिलीमीटर्स, Hg इज द साइन फॉर मर्क्यूरी. हम लोग कभी भी प्रेशर नापते हैं तो हम लोग प्रेशर मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी में भी नापते हैं. आपका ब्लड प्रेशर भी आप सुने होंगे 120/80. 120/80 क्या, 120/80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी. mmHg हमेशा याद रखना है. ठीक है, तो एल्वियोलाई में इतना हो गया. अब ये जो ब्लड है नेक्स्ट कॉलम में देखिए लिखा है आपका ब्लड दैट इज डीऑक्सीजनेटेड. ऑब्वियसली यहाँ पे लंग्स के पास ब्लड कैसा आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है. क्यों, क्योंकि उस जिसका जितना भी ऑक्सीजन होता है वो यूज अप हो चुका होता है. तो यूज अप ऑक्सीजन के बाद ब्लड कैसा हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है. तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना है आपका 40 है. देखिए कितना है 40 mmHg, है ना. तो ऑब्वियसली एल्वियोलाई में 104, यहाँ पे 40 क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, है ना. 104 ज़्यादा है, 40 कम है. ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम एल्वियोलाई टू द ब्लड. जैसे ही ब्लड में आया तो ब्लड अब डीऑक्सीजनेटेड जो था, ऑक्सीजन जब डिफ्यूज कर गया ब्लड में तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, है ना. तो जैसे ही ब्लड ऑक्सीजनेट हुआ तो ब्लड में अब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर दोबारा कितना हो गया, बढ़ गया. कितना बढ़ गया, 95 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, है ना. तो जैसे ही एल्वियोलाई के पास से ये ब्लड क्रॉस करेगा, यहाँ पे डिफ्यूजन होगा, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें 40 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी आपका था
ऑक्सीजन का लेवल अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा और बन के कितना हो जाएगा 95 mm ऑफ Hg, 95 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। ये आपको ऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाएगा आपके सेल्स या टिश्यूज के पास, है ना। अब सेल्स में आपका हो क्या रहा है, सेल्स में आपको ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन यूज अप हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो रहा है, तो सेल्स में भी आपका क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, है ना। तो टिश्यूज या सेल्स में ऑक्सीजन का लेवल कितना है, देखो 40 mmHg लिखा है ना। तो जैसे ही ये ब्लड यहाँ टिश्यूज के पास पहुँचेगा, क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास आपका 95, ये ब्लड वेसल्स में आपका मान लेते हैं ऑक्सीजन ब्लड के साथ फ्लो कर रहा है, ब्लड में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन लेवल पार्शियल प्रेशर इज 95 mmHg, सेल्स में आपका 40 mmHg। क्या होगा, ब्लड से दोबारा सेल्स में आपका ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगा। जैसे ही ब्लड से सेल्स में ऑक्सीजन डिफ्यूज किया, फिर ये ब्लड कैसा हो जाएगा आपका, दोबारा डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका ऑक्सीजन अब इधर डिफ्यूज कर गया, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। दोबारा इसका धीरे धीरे 40 mmHg होगा, फिर दोबारा ये प्यूरिफिकेशन से आएगा और इसी तरीके से आपका साइकिल चलता जाएगा, है ना। तो जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स के बाद, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है आपका सेल्स के पास, है ना। यही लिखा है आपका डिफरेंट पार्शियल प्रेशर। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का भी देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में देखो एटमॉस्फेरिक एयर में सिर्फ 0.3 पर, अब कार्बन डाइऑक्साइड उल्टा होगा, एटमॉस्फेयर में कम होना चाहिए, मेरे बॉडी में ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो मेरे बॉडी से निकल के एटमॉस्फेयर तक जाएगा ना, है ना। तो अब देखते चलते हैं ना। तो एटमॉस्फेरिक एयर में आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज 0.3 mmHg और एल्वियोलाई में कितना है 40 mmHg, है ना। एल्वियोलाई में CO2 इज 40 mm ऑफ 40 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। ऑब्वियस सी बात है, एल्वियोलाई से बाहर निकल के कार्बन डाइऑक्साइड क्या ट्राई करेगा, एल्वियोलाई से निकल के बाहर एटमॉस्फेयर में जाए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ब्लड से एक्सचेंज की बात आती है। ब्लड में आपका कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपका ज़्यादा है, एल्वियोलाई में आपका कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ अमाउंट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बढ़ा रहेगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन यूज अप हो चुका है और जो सेल्स है वो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड को दे दिया है। तो देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है कार्बन डाइऑक्साइड इज 45, तो 45 और 40 इधर है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या मूव करेगा, ब्लड से आपका एल्वियोलाई की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और एल्वियोलाई में कम है ना। अब आप बोलोगे मैम इसके बीच डिफरेंस कितना कम है, देखो 40 और 45 से 5 का डिफरेंस है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या डिफरेंस था, 104 और 40 का था, है ना। कितना डिफरेंस था, ठीक है, 64 का डिफरेंस था और यहाँ पे सिर्फ 5 का डिफरेंस है। आप बोलोगे मैम कार्बन डाइऑक्साइड को दिक्कत नहीं होता डिफ्यूज करने में, तो याद करो डिफ्यूजन का हम आपको अफेक्टिंग एक और फैक्टर बताए थे। कौन सा फैक्टर बताए थे, आपको बताए थे सॉल्युबिलिटी। कार्बन डाइऑक्साइड इज मच मोर 20 to 25 टाइम्स मोर सोल्यूबल देन ऑक्सीजन, इसलिए इतना कम पार्शियल प्रेशर डिफरेंस होने के बाद भी कार्बन डाइऑक्साइड आराम से ब्लड से एल्वियोलाई में डिफ्यूज कर जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी आपका काफ़ी ज़्यादा है ना। चलिए ये हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से डिफ्यूज करके इधर चल गया और ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड आपका अब ऑक्सीजनेटेड हो गया। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपका कितना हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपका डिफ्यूज जब कर गया 45 से 40, तो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg हो गया, है ना, 40 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी होगा। अब यही ब्लड जाएगा आपका टिश्यूज़ के पास, टिश्यूज़ के पास गया तो टिश्यूज़ में ऑब्वियसली आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, तो टिश्यूज़ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत हाई होगा, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल टिश्यूज़ में कितना होता है 45 होता है। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इज 40, सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इज 45, तो क्या होगा इधर से इधर डिफ्यूज करेगा। जैसे ही डिफ्यूज करेगा तो यहाँ पे आपका ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो आपका वापस से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना पहुँच जाएगा 45 पहुँच जाएगा, फिर ये प्यूरिफिकेशन के लिए इधर आएगा, है ना। तो दिस इज द प्रोसेस
जिससे डिफ्यूजन होता है। और डिफ्यूजन होके पार्शियल प्रेशर का क्या रोल होता है, आपको इसका न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखना पड़ेगा। कई बार डायरेक्ट एमसीक्यू नीट में आ जाता है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, कितना पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, एल्वियोलाई में क्या पार्शियल प्रेशर होता है, तो ये आपको याद करना है। तो याद करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। देखो 40 45 45 कार्बन डाइऑक्साइड का तो इट्स वेरी इजी। ऑक्सीजनेटेड में आपको सिर्फ ऑक्सीजन का थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, है ना, दैट ऑल्सो आपको याद हो जाएगा। तो ये टेबल याद कर लेना, कई बार नीट में आ चुका है ना। तो ये आपका हो गया रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बारे में बता दिए, पार्शियल प्रेशर से कैसे एक्सचेंज आपका होता है हम आपको ये भी बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये डिफ्यूजन आपका खत्म होता है ना। पहला डिफ्यूजन कहाँ पे हुआ, एक सेकेंड स्टेप का डिफ्यूजन देखे थे एल्वियोलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस, एंड एक फोर्थ स्टेप का डिफ्यूजन देखे थे हम ब्लड और टिश्यूज के अक्रॉस, है ना। तो ये वाला आपका सेकेंड स्टेप हो गया एल्वियोलर मेम्ब्रेन का। और जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे सेल को ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, दैट इज द डिफ्यूजन अक्रॉस आपका टिश्यूज, है ना। तो ये दोनों सेकेंड और फोर्थ स्टेप हमारा यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट स्टेप आपका जो आता है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, है ना। यहाँ ठीक है एक्सचेंज तो हो गया, ये ब्लड यहाँ से लेके टिश्यूज तक ऑक्सीजन लेके कैसे आएगा, ये ब्लड यहाँ टिश्यूज से लेके एल्वियोलाई तक कार्बन डाइऑक्साइड लेके कैसे आएगा, ये जो आपका होता है दैट इज योर थर्ड स्टेप, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। तो हेडिंग दो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, तो आज थोड़ा सा सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देंगे इस वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का। उसके बाद नेक्स्ट डे से हम पूरा आपको डेप्थ में कराएंगे, है ना। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में लिखो सबसे पहला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन में सबसे पहला लिखो कि सिंस डिजॉल्व्ड फॉर्म जो होता है आपका, हम बताए थे ऑक्सीजन बहुत कम अमाउंट में डिजॉल्व होता है, सॉल्युबिलिटी कम होता है, तो 3% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व्ड फॉर्म, 3% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व्ड फॉर्म, ठीक है। बाकी का 97%, बाकी का 97%, बाकी का 97% ऑक्सीजन आपका हीमोग्लोबिन की मदद से ट्रांसपोर्ट होता है ना। बाकी का 97 इज ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है आपके ब्लड में रेड कलर का, जिसके वजह से आपका ब्लड रेड होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। तो ऑक्सीजन कंबाइंस विद दिस हीमोग्लोबिन, है ना, एंड फॉर्म्स, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का कंबाइन फॉर्म बना करके हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो 97% ऑक्सीजन आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है ना। इसके साथ एक और बात आपको बता दें, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 ग्लोबिन चेन होता है ना, और 4 आयरन मॉलिक्यूल होता है, और एक आयरन आपका 2 ऑक्सीजन एटम या फिर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सकता है।
एक ग्लोबिन चेन या एक आयरन आपका 2 ऑक्सीजन आटम या एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सकता है। तो आप सोचिए अगर 4 होता है तो चारों एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करेगा, तो कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपका एक हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर सकता है? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपका एक हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर सकता है, या फिर 8 ऑक्सीजन एटम, मॉलिक्यूल नहीं 8 ऑक्सीजन एटम आपका मैक्स टू मैक्स एक हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम इसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना। हम कार्बन डाइऑक्साइड का देख लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का हम आपको बताए थे, इसका सॉल्युबिलिटी इज वेरी हाई। तो 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, दैट इज ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व फॉर्म। एकदम आराम से आपका ब्लड में घुल के वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक, सेकेंड आपका 70% जो होता है वो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, एंड थर्ड बचा कुचा 7% जो होता है ये आपका हीमोग्लोबिन की मदद से ट्रांसपोर्ट होता है। आप याद रखना, हीमोग्लोबिन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इट्स नॉट, है ना, ऐसा नहीं है। 7% कार्बन डाइऑक्साइड को भी आपका हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है ना। तो हीमोग्लोबिन के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। और याद रखना, इस हीमोग्लोबिन का एफिनिटी मतलब आपको ज़्यादा अच्छा क्या लगता है। अब हम आपको बोले कि आप मतलब अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप चिकन खाइए या आप गाजर खाइए, तो ऑब्वियसली आपकी एफिनिटी चिकन की तरफ ज़्यादा होगी, है ना। इसी तरीके से जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। मतलब उसको बाइंड करने के लिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दोनों मिल जाए तो वो पहले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेंगे, है ना। इसका इफेक्ट हम आपको बाद में कल बताएंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इससे क्या होता है। तो ये आपका हो गया कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। नेक्स्ट वीडियो में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम डेप्थ में देखेंगे।